नोट करते जाओ कॉपी में। हेडिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। चलो ध्यान दो, अभी तक हम लोग केवल ये पढ़ रहे थे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉन्ड बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करता है। अभी तक हम लोग सारा का सारा इन सब चीजों का डिस्कशन करते चल रहे थे, बट अब हम लोग ये डिस्कशन नहीं कर रहे बेसिकली कि बॉन्ड बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग ये डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि एक मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट कैसे करता है। अभी तक हम लोग जो भी डिस्कशन किए वो सारा का सारा डिस्कशन मोस्टली 2 डायमेंशन पे आकर के रुक गया था कि मॉलिक्यूल वाला पार्ट 2 डायमेंशन में कैसे एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करते चल रहे थे कि 2 डायमेंशन में मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम लोग लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यहाँ पे इतने बॉन्ड होंगे, यहाँ पे इतने बॉन्ड होंगे, इन सब तरीके से उस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम लोग एक्चुअल में मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में कैसे एग्जिस्ट करता है इन सब चीजों का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो उसमें जैसे एक तो ये चीज कि ये जो टॉपिक है बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है। केवल जैसे बचपन में जो हम लोग सुने हैं कि जो बॉन्ड, मतलब बचपन में ये चीज सुने हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है यहाँ पे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट रिपल्शन शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्शन तो आएगा ही आएगा। उसी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बेसिस पे यहाँ लिखा हुआ है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन के पेयर के रिपल्शन के बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैलेंस शेल का मतलब एक एटम के वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं। एक बार एक एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करा लिया, जैसे कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन में टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बट अगर हम लोग इसी कार्बन को CH4 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दें तो कार्बन वाले पार्ट के ऊपर टोटल 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और एक बार मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया तो अब वैलेंस शेल वाले पार्ट में कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब टोटल मिला करके 8 इलेक्ट्रॉन काउंटिंग कर सकता है। मतलब एटम में जो वैलेंस शेल है उसके हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम लोग 4 बोल के चलेंगे, लेकिन जब मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूल वाले पार्ट में वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट आराम से हम लोग 8 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने वैलेंस शेल वाले पार्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से है, तो उसमें एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड पेयर में, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे बॉन्ड पेयर में मतलब दूसरे बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तीसरे बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चौथे बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब 4 बॉन्ड्स थे तो हर एक बॉन्ड में हम लोगों को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। तो हम लोग इस तरह के बॉन्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस चीज को हम लोग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला करते हैं। बट अगर मान लो जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बट अगर मान लो NH3 मॉलिक्यूल बनाता है तो NH3 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और उसके अलावा 3 हाइड्रोजन होता है। तो इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो उसके हिसाब से हम लोगों का टोटल मिलाकर के कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इस पार्टिकुलर केस में 3 तो बॉन्ड की तरफ से है, मतलब 3 बॉन्ड्स हैं। 3 बॉन्ड का मतलब हम लोग 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा उसके अलावा एक लोन पेयर वाला पार्ट है, तो इसके अलावा एक लोन पेयर भी कंसिडर कर सकते हैं। सारा का सारा पार्ट वैलेंस शेल में, लेकिन वैलेंस शेल में ऐसा नहीं कि हम लोगों का केवल लोन पेयर होगा, केवल बॉन्ड पेयर होगा। लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर सब कुछ को हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा ही होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन होगा हर एक इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा हमेशा। जैसे अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है तुम लोगों ने, तो उसमें ये है ना कि जैसे हम लोग अगर रिपल्शन की बात करते हैं तो रिपल्शन बेसिकली जैसे 2
चार्जेस है, दोनों में रिपल्शन हो रहा है, तो दोनों में फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है। दो चार्ज है, दोनों उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो उस फोर्स के बैलेंसिंग को करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग फोर्स का बैलेंसिंग कर रहे हैं बेसिकली। अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, उस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उस फोर्स के बैलेंसिंग के वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सर्टेन अरेंजमेंट में अपने आप को एडजस्ट करेंगे। उसी एडजस्टमेंट के बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से ऐसा मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट नोट करते जाओ इसके आगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, हाय संजना, लास्ट क्लास में तुम भी गायब थी। क्यों गायब थी? सर नेटवर्क इशू के कारण। लेक्चर देखी जो अपलोड हुआ है? सर अपलोड हुआ, हम सर्च किए थे बट नहीं मिला था। तो नहीं मिला था तो मैसेज की ऑफिशियल नो नंबर पे, सर। तो लेक्चर देखिएगी नहीं तो कैसे काम चलेगा? अगर लेक्चर नहीं मिला तो ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करो कि लेक्चर नहीं मिल रहा। अपलोड तो सारा लेक्चर होते जा रहा है यार, तुम लोग अलग से एक प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें हर एक बैच का नीट 11th का एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें टॉपिक वाइज हम लोग प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर्स को डालते चले जा रहे हैं। मेहनत करो थोड़ा, आलसीपंती मत करो। 11th क्लास में 6 महीने निकल चुके हैं, ओके सर। आलसीपंती से काम नहीं चलेगा। चलो पॉइंट नोट करो। आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिख लेना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स after the bond formation, the valence shell electrons orient themselves in space to get the minimum repulsion, due to which to get the minimum repulsion, due to which the atoms are arranged in a certain direction. The atoms are arranged in a certain direction and hence a specific geometries or structures exist for various hybridization, exist for various hybridization. हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, ये पार्ट आपस में रिपल्शन करेगा ही करेगा। अब मान लो कि बॉन्ड पेयर हो तो भी 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर लोन पेयर है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में बॉन्ड पेयर या लोन पेयर दोनों रिपल्शन सिमिलर टाइप का रखने की कोशिश करेगा। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के केस में, उस रिपल्शन को मिनिमम करने के चक्कर में
वो इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन ओरिएंटेशन में स्पेस में जाना शुरू कर देते हैं। हर एक हाइब्रिडाइजेशन में सर्टेन टाइप का ही ओरिएंटेशन एग्जिस्ट करता है। उन्हीं ओरिएंटेशंस को हम लोग ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पार्ट हम लोग को ध्यान रखना होता है, थोड़ा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, हम लोग के ऑर्डर ऑफ रिपल्शन वाले पार्ट में बॉन्ड पेयर सबसे हाईएस्ट जो रिपल्शन होता है वो लोन पेयर वाले पार्ट का होता है। एक लोन पेयर सबसे मैक्सिमम रिपल्शन दे सकता है। तो अगर एक लोन पेयर सबसे मैक्सिमम रिपल्शन दे सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लोन पेयर जब दूसरे लोन पेयर के साथ रिपल्शन देगा तो सबसे मैक्सिमम होगा। मतलब एक लोन पेयर का रिपल्शन सबसे हाईएस्ट होता है, तो एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर के साथ ही सबसे मैक्सिमम रिपल्शन देगा। फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का नंबर आता है, और सबसे लास्ट में हम लोग बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात करते हैं। एक ये ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है जो अपने को ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल का हम लोग शेप डिटरमाइन करते हैं तो उसके शेप के डिटरमिनेशन में ये ऑर्डर के हिसाब से हम लोगों को रिपल्शन का थोड़ा ध्यान रखना होता है। इस ऑर्डर में जो रिपल्शन का ऑर्डर पार्ट है इसके हिसाब से कहाँ पे हम लोग लोन पेयर को प्लेस करें प्रेफरेबली, ताकि हम लोग का रिपल्शन सबसे मिनिमम निकल के आए। और बॉन्ड पेयर में एक और चीज ध्यान रखना, जैसे बॉन्ड पेयर में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा एक बॉन्ड में। अगर एक बॉन्ड हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर डबल बॉन्ड हुआ तो टोटल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो टोटल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे कम रिपल्शन, 4 इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा ज्यादा रिपल्शन, 6 इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए। तो इस केस में जो हम लोग का बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, इसमें ये चीज ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड का रिपल्शन होगा, फिर सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन होगा। ये भी एक पार्ट थोड़ा हम लोग यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे हाईएस्ट है, इसको सबसे मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए ताकि रिपल्शन सबसे कम आए। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात करते हैं। नोट कर लो। और इसके बाद फिर हम लोग शेप एंड ज्योमेट्री की बात करेंगे। उस शेप एंड ज्योमेट्री वाले पार्ट में है वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड शेप या फिर ज्योमेट्री। पहले हम ज्योमेट्री लिख लेते हैं। इस ज्योमेट्री वाले पार्ट में तुम लोगों को बोला था टेबल नोट करके आने के लिए, अगर नहीं किया होगा तो भी तुमको वापस से खुद से ही नोट करना है, उसमें कुछ बता नहीं रहे। आज तुम लोगों को एक यूट्यूब का लेक्चर दिखाएंगे, MIT का लेक्चर है वो। तो उसमें जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मेरे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे मतलब इस कैमरा में उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो लेक्चर जो रिकॉर्डिंग है MIT का लेक्चर, वो अभी हम दिखाएंगे, और उसमें बीच में कुछ चीजों को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। मतलब उसमें लेक्चर में बीच बीच में रोक रोक के कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन हम देते जाएंगे। अदरवाइज बाकी तुमको पूरा का पूरा लेक्चर देखते चले जाना है। 1 मिनट। और उसमें हम जो सिस्टम का साउंड होगा उसको शेयर कर देंगे, तो अगर किसी को शुरुआत में बता देना, अगर आवाज नहीं आ रहा होगा तो शुरुआत में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे एक बार। सर हाँ सर, लोन पेयर का रिपल्शन हाईएस्ट क्यों होता है? उससे पीछे एक रीजन हम लोग ये देते हैं कि लोन पेयर न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है। तो जैसे 1 मिनट रुको, अगर हम लोग मान लो ऐसा लिखे, जैसे एक एटम है, मान लो एक ए एटम, लोन पेयर वाला पार्ट न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है, जबकि बॉन्ड पेयर वाला पार्ट 2 एटम्स के बिल्कुल बीच में चला जाता है। तो अब अगर मान लो कि रिपल्शन काफी न्यूक्लियस के पास है तो इसका आपस में तो डिस्टेंस कम होगा, मतलब इन दोनों लोन पेयर का आपस में डिस्टेंस भी कम होगा, जबकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा निकल के आएगा। तो अगर 2 चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज पढ़ा होगा, F = K(Q1Q2)/r²। तो डिस्टेंस जितना कम होगा चार्ज के बीच में, रिपल्शन उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर 2 चार्जेस के बीच में रिपल्शन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन का फैक्टर बहुत ज्यादा होगा। तो इस वजह से लोन पेयर के बीच में रिपल्शन काफी ज्यादा निकल के आता है। स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं तुम लोगों को, और वो स्क्रीन में जो लेक्चर है वो तुम लोगों को देखना है। 1 मिनट। ये तुम्हारे MIT का लेक्चर है। MIT मतलब ये मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। MIT मतलब MIT USA की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें जैसे जो टॉपिक है वही चीज, प्रिंसिपल ऑफ केमिकल साइंस। तो जैसे हम लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सब बोलते हैं,
स्टैंडर्ड लैंग्वेज में केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सब वर्ड यूज नहीं किया जाता है, जैसे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड यूज किया जाता है, ये बोलने का एक तरीका होता है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें लेक्चर 12 में हम लोग का कौन सा लेक्चर चल रहा है? लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, मतलब हम लोग फास्ट ही है बेसिकली। लेक्चर नंबर 9 वाले पार्ट में, उसमें अगर हम आयनिक बॉन्डिंग पहले पढ़ा दिए होते तो 3 लेक्चर या 2 लेक्चर उसमें चला जाता। इसका मतलब ऑलमोस्ट लेक्चर 11-12 में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज का। तो यहाँ पे शेप ऑफ मॉलिक्यूल और वेस्पर थ्योरी वाला पार्ट दे रखा है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे ही आता है। उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो सुनते जाना है तुम लोगों को, और हम सब टाइटल्स ऑन कर देंगे ताकि अगर तुम लोगों को उसका साउंड समझ ना आए, आवाज समझ ना आए, तो एटलीस्ट कोई दिक्कत ना हो उसमें। 1 मिनट रुक जाओ, साउंड शेयर कर देते हैं। Visit MIT OpenCourseWare at ocw.mit.edu. बोला है इसमें सम कंटेंट इन दिस वीडियो इज नॉट कवर्ड अंडर आवर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, ऐसा करके, बट कुछ कंटेंट जो इसमें मिसिंग है वो हम आराम से बोलते चले जाएंगे। तो जो भी समझाना होगा वो हम समझाते चले जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट। All right, let's That's what I like. All right, क्लासरूम so में एक तो इसमें ये भी देखना कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्लासरूम का माहौल ऐसा होना चाहिए, मतलब लोगों को लगता है कि बिल्कुल टीचर मतलब प्रोफेसर एकदम बिल्कुल अच्छा फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए, बच्चे लोग स्टैंडर्ड कपड़े में होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे देखिए मालूम पड़ जाएगा। एक मिनट रुको। And then you might number pairing a double bond, lone pairs. देखो यहाँ पे ये क्लासरूम का लेक्चर होता है। यहाँ पे इसको देखो, एक राइट साइड में ग्रीन में एक लड़की बैठी हुई है सबसे राइट साइड में। ऐसा ही लोगों का लेक्चर हॉल होता है। ऐसा नहीं कि लेक्चर हॉल में तुम्हारा मतलब लिखने के लिए, कॉपी के लिए जगह होता है, इस टाइप का कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स में ओपन रहता है, इस पे सिंपल सा बड़ा सा लेक्चर हॉल होता है। उसमें आराम से जिसको चड्डी बनियान में आना है अपना आराम से आ सकते हैं। चड्डी बनियान मतलब वही हाफ पैंट वगैरह में। कोई पढ़ने लिखने के लिए कपड़ा मैटर नहीं करता है, लोगों को ये नहीं समझ में आता है। मेरे हिसाब से कल्चर ज्यादा बेटर है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो लेक्चर वाला पार्ट शुरू करते हैं इसमें। Simple theory that does exceedingly well in predicting the shapes of small molecules. अपना स्क्रीन तुम्हारा बड़ा रहे तो हम अपना वीडियो ऑफ कर दे रहे हैं और बस एक्सप्लेन करते जाएंगे हम स्क्रीन पे सारी चीजें। And that is called the valence shell electron pair repulsion theory, which is known as Vesper and is also known as the VSEPR theory. I will call it Vesper because it is really hard to say VSEPR theory. So Vesper is the topic today. And this is based on Lewis structures. So this is highly exciting because you just finished a problem set that had you draw lots of Lewis structures. And now on the next problem set, you can draw more Lewis structures and then tell us about its shape. So that's very exciting. So you're going to retain all of the knowledge that you've gained in the last problem set and continue on with that problems. All right, so this is a very simple theory. And it's based on the idea that valence electron pairs repel. और जिसको जहाँ पे भी डाउट होगा वो बोलते चले जाना कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, वो भी बोलते चला जाएगा आराम से, और हमको भी जहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना होगा हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। Each other. Electrons repel each other. They're negatively charged, they repel each other. That is the heart of this theory. Very simple. And as many of you may have gathered, I love it when very simple theories explain a lot of stuff. I enjoy that. It doesn't get it right 100% of the time. I'm okay with that. I'm good with about 90%. So this works really pretty well. So again, we're talking about the geometry around a central atom. And the idea is that the atoms or lone pairs around that central atom are going to move in such a way, attain such a shape, such that the repulsion is minimized. So this is all about minimizing repulsion, minimizing stress. Again, I'm a big fan of minimizing stress, so I also like Vesper for that reason as well. Lewis structures? What causes stress? Problem sets.
Oh, but they build character. All right. Vesper. Very simple nomenclature. Again, I like simple nomenclature. A is the central atom. Maybe it should be C, but atom is there, so central atom is A. X is the bonding atom, and E is the lone pair of electrons. So E, lone pair electrons, X is whatever bonding atom, and A is in the center, A is the central atom. There's one more term you need to know for Vesper, and that's steric number, Sn, and that's used to predict geometries. So what does steric number equal? Steric number is the number of atoms bonded to the central atom plus the number of lone pair electrons, and you count one pair as one. And so we want to note, when considering Vesper, double, triple bonds are all and single bonds all the same. So you don't have to worry about double, triple bonds right now. They're all counts the same. It's only the number of bonded atoms and the number of lone pairs. So let's look at some examples of this. So we have our central atom A bonded to two bonding atoms X with one lone pair of electrons. So if you were asked what is the formula for this, the Vesper formula, it would be AX2E, as shown there. And then you might be asked the steric number. And the steric number in this case would be what? 3. We have two bonding atoms, one lone pair of electrons. Again, the lone pair just counts as one. So I could also draw this structure with a double bond to one of the X's. And this would have the equation AX2E, exactly the same formula, because we don't care about the double bond in the formula, only the number of bonding atoms, only the number of lone pairs. And this would have an SN number of what? 3, right. Because it only matters about the lone pairs and the atoms. That's all we care about here. We don't care about the double bonds, triple bonds, whatever. We'll care about them later, but for right now, for geometry, we're only caring about bonded atoms and lone pairs. Some of you will be very happy after doing the last problem set to know that you can apply Vesper theory to all the resonance structures that you may come up with when you're doing Lewis structures. So if a molecule has one or more resonance structures, that's okay. Vesper can be applied to any one of them. Also, if there's more than one central atom, you need to consider those atoms separately. So in this case, you would be asked about the geometry around the carbon and the geometry around the oxygen. But a lot of the examples we have today just have one central atom. All right, so that's just a little introduction to Vesper. Now, there are two cases that we're going to consider today. One are molecules without lone pairs, and one are molecules with lone pairs. Without lone pairs is a little bit easier than with lone pairs, so let's start there. And we have a nice table for you. I'll tell you that these lecture notes are of high value. I've had people who've taken this course want to come back, so it's a nice summary of all these shapes. So you want यहाँ पे जो टेबल दे रखा है, यही टेबल तुम लोगों को मैंने नोट करने बोला था एनसीईआरटी में कि हाइब्रिडाइजेशन में मतलब ये मॉलिक्यूल है, उसका स्टेरिक नंबर ये होगा, तो स्टेरिक नंबर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वही चीज यहाँ दे रखा है। फॉर्मूला टाइप मतलब सेंट्रल एटम से कितने बॉन्ड पेयर वाले पार्ट एसोसिएटेड हैं, और उसके बाद फिर SN नंबर मतलब स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, अगर 3 होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उस केस में ज्योमेट्री क्या होगा, तो लीनियर। अब लीनियर वाले पार्ट में जो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो देखो हम ब्लू एटम के रिस्पेक्ट में बाकी दोनों ब्लैक एटम एक लाइन से बना दिया गया है। और बॉन्ड एंगल बोला, बॉन्ड एंगल का मतलब सिंपल से क्या होता है, तो दो बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल है, तो आराम से दिख रहा है, दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल 180 डिग्री के बराबर है। ये टेबल तुम लोग को ड्रॉ करके रखना था पहले से, बट अगर नहीं ड्रॉ किया होगा तो आज होमवर्क में ड्रॉ तुमको खुद से करना है, बट ड्रॉ करना ही होगा क्योंकि इस पे सवाल पूछा जाता है। अगर ये टेबल याद नहीं रहेगा तो आगे डाइपोल मोमेंट में दिक्कत आएगा, बॉन्ड एंगल में दिक्कत आएगा, बॉन्ड लेंथ में दिक्कत आएगा, तुमको बस बोला फिर कुछ भी। want to keep this in a nice, secure location
highly desirable notes. Okay, so let's look at a formula type, the simplest. We have AX2 here. So that has an SN number of 2 because it has 2 bonded atoms. And it has this molecular shape. And I brought an example here. And this is, of course, a linear molecule. And therefore, the angle, and here we're talking about the angle around the central atom. So from this black atom to that black atom, we'd have 180. So that's the simplest linear molecule. So let's get a little more complicated and add 3 bonding atoms. So here we have a case of AX3. It has an SN number of 3. There are 3 things bonded to the central atom. And its shape is trigonal planar. Trigonal should be remembered. It looks like a triangle. And you should also remember that it's planar. You can hold it this way and see all of the atoms are in one plane. And I'm making some of this point because later on the exam, when you're asked to name geometries of things, people come up with all sorts of crazy things. So if I spend a little time doing my demonstration here of the shapes of molecules, it'll pay off later in the exam. It'll sear in your brain. It'll be hard to forget. Trigonal planar. What are the angles? 120. Great. Okay, let's move on. We'll have 4 atoms. SN number of 4, AX4. So this is our tetrahedral geometry. And I'm going to just note, as it says down here, that when you have a thick arrow coming out at you, like this, bond, and a thin one going back, that means the one coming out is coming straight out towards you. The dashed line is going back into the screen, and the 2 that are not thickened or dashed are in the plane. So if I hold it like this, we have 2 atoms in the plane, 1 coming out, 1 going back. And so that's how, if you see that drawn that way, and you will, you can think about it in 3 dimensions. All right, so what's the angle of tetrahedral? 109.5. So a lot of people have already familiar with this. Is great. If you're not, you will learn it quickly when you do the problems. All right, we'll keep going. We have 5. I'm going to move over here. So SN number of 5, we have AX5. And here's our shape. So this is trigonal bipyramidal. So if you think about the shape of your trigonal planar, you see along here, we have our trigonal planar. So we have our trigonal shape, but we also now have an atom above and an atom below, and that forms kind of a pyramid on top and a pyramid on the bottom. So it's trigonal bipyramidal. And there are 2 sets of angles now. What are the angles in the equatorial? 120. I love when people yell things out. It's awesome. Angle from the axial to the equatorial? 90. Awesome. All right. And one more basic shape group, and that's this one here. We have 6 atoms bonded to the central atom, AX6, and we have this shape. So now I'm holding it, 2 axial atoms, 2 atoms coming out towards you, 2 going back. Octahedral geometry, and what are all the angles here? 90. Awesome. All right. So let's look at some examples. Hopefully everyone got the 90 and can write it down. If not, I'm sure someone will yell it out again for you. All right. So let's look at some examples. We were talking about CO2, and you calculated the formal charge on it for me. So we have AX2. SN number of 2. This is linear, and our angle is 180. And now we can explain why this is nonpolar. We learned before that we had polar bonds where we had difference of electronegativity between the carbon and the oxygen, which should make a polar bond. So you have 2 polar bonds, so why is this not a polar molecule? And it's not a polar molecule because this oxygen's pulling this way, this one's pulling that way, and that makes it non-planar because there's no net dipole. So shape is important for this.
All right, let's look at the next example. We've seen a lot of these examples before. We were talking about Lewis structure. What was boron an example of? Incomplete octet, that's right. So here is an example. It has three things bound to it, and it has the shape of trigonal, planar, and the middle atom is incomplete octet, but it's okay. Boron and which other one are okay being incomplete octets? Aluminum, right. So the angles are 120 here. Now we move on. We have this molecule, CH4. Now someone tell me what this is? Methane. So we have AX. अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछते चले जाना, ये मॉलिक्यूल्स को केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहीं पे कोई भी पार्ट में डाउट होगा कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया तो उसको रिपीट कर देंगे, और अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछते जाओ। 4, SN number of 4, and we have our tetrahedral shape and our angles of SN नंबर ऑफ 4 का मतलब हो गया कि हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। आइदर उसमें 4 बॉन्ड पेयर होगा, या फिर एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होगा, या 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होगा, तो भी हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो उसमें जो SN नंबर बोल रहे हैं उसको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट कर करके कैलकुलेट करना। अगर SN नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो हम लोग उसको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट करना कि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ये शेप होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये शेप होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो ये शेप होगा। इस तरीके से बात करेंगे। 109.5, right. So methane we should all care about, greenhouse gas, but also some people believe will be the salvation. इस मॉलिक्यूल को ढंग से देखो। जैसे इस मॉलिक्यूल में जो एंगल है, जैसे अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो स्टेरिक नंबर 4 का मतलब ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं। एक मिनट, स्क्रीन पे लिखने दो। ऐसा कुछ कंसिडर किया जा सकता है कि जैसे अगर हम लोगों का CH4 है तो हम लोग CH4 को कैसे डिनोट करते थे? एक मिनट, रेड कलर ले लेते हैं। CH4 को जब हम लोग डिनोट करते थे तो कार्बन वाले पार्ट के ऊपर 4 हाइड्रोजन होता था। तो हम लोग को देख के क्या लग रहा है कि तो स्क्वायर के जैसा एग्जिस्ट कर रहा है, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते वक्त हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, मतलब कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन। ये हम लोगों को बेसिकली स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। बट स्क्वायर वाला जो पार्ट है ये 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि मॉलिक्यूल 2 डायमेंशनल नहीं होता, 3 डायमेंशनल हो सकता है। तो 3 डायमेंशन में जैसे यहाँ स्क्वायर है अगर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का रिपल्शन, दूसरे साइड 90 डिग्री का रिपल्शन, तीसरी साइड 90 डिग्री का रिपल्शन। कोई और कलर लेके, चलो व्हाइट कलर लेता है। चौथे साइड 90 डिग्री का रिपल्शन, मतलब हर एक साइड में 90 डिग्री का रिपल्शन है। अब अगर 90 डिग्री का रिपल्शन है तो चलो ठीक है, मान लेते हैं 90 डिग्री का रिपल्शन है। बट यहाँ पे मॉलिक्यूल को देखो, जो यहाँ इसके हाथ में मॉलिक्यूल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री तो नहीं लग रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। ये एंगल वाला पार्ट 109 डिग्री 28 मिनट्स के बराबर होता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट्स का मतलब अगर हम लोग इस 90 डिग्री से कंपेयर करें तो 90 डिग्री का मतलब है यहाँ डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रॉन का, जबकि 109 डिग्री का मतलब डिस्टेंस वाला पार्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब मान लो 2 पॉइंट्स है बेसिकली, इन दोनों पॉइंट्स का हम लोग 90 डिग्री पे डिस्टेंस देख रहे हैं, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स का हम लोग 120 डिग्री पे डिस्टेंस देख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 120 डिग्री वाले पार्ट में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिपल्शन का फैक्टर आराम से कम होगा। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम करता है। तो इस केस में 109 डिग्री पे अगर रिपल्शन होगा तो हम लोगों का जो डिस्टेंस वाला पार्ट है वो ज़्यादा रहेगा, रिपल्शन का थोड़ा फैक्टर कम आएगा। तो मॉलिक्यूल अपने आप को उस रिपल्शन को कम करने के लिए जो 90 डिग्री वाला पार्ट है उस पार्ट पे नहीं रखता है। ये मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में अपने आप को 109 डिग्री पे रखने की कोशिश करता है। अब इसमें एक और पार्ट थोड़ा ध्यान देना है अपने को, कि हम लोग कार्बन वाले पार्ट में एसोसिएट भी करेंगे वापस से। यहाँ पे जैसे एक चीज देखो, ये जो लाइन है और ये जो दूसरा लाइन है, ये तुमको नॉर्मल बोर्ड के प्लेन में दिख रहा है, मतलब स्क्रीन के प्लेन में दिख रहा है, लेकिन इसके हाथ से एक बॉन्ड, इसको हम दूसरा कलर से डिनोट कर दे रहे हैं, मान लो ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं, सॉरी, ये जो, अरे ये जो ग्रीन वाला बॉन्ड है, ये ग्रीन वाला बॉन्ड उसके हाथ से बाहर की तरफ आ रहा है, और जो हम लोग का रेड वाला बॉन्ड है, ये रेड वाला बॉन्ड उसके हाथ से पीछे की तरफ जा रहा है। तो जब भी कभी एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है तो उस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड्स होंगे, जिसमें से 2 बॉन्ड एक नॉर्मल प्लेन में रहेगा
तो 2 बॉन्ड एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर रहेगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका नॉर्मली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो 2 बॉन्ड्स है वो प्लेन में रहेगा, उसको नॉर्मल लाइन से डिनोट किया जाएगा, और एक बॉन्ड प्लेन के बाहर उसको ऐसा सॉलिड वेज से, इस चीज को हम लोग वेज बोलते हैं, WEDGE, सॉलिड वेज से डिनोट किया जाएगा, और जो चीज प्लेन से दूर जा रहा है उसको हम लोग डैश्ड वेज से डिनोट करते हैं। तो ये जो रेड वाला पार्ट है कि डैश्ड वेज हो जाएगा। डैश्ड मतलब नॉर्मली सिंपल ऐसा DASHED, डैश्ड वेज की बात कर रहे हैं। ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ दे रखा है, ये ओरिएंटेशन एक पार्ट सॉलिड पे चला गया और एक पार्ट डैश पे चला गया। ऐसा भी ओरिएंटेशन ले सकते हैं, एक पार्ट सॉलिड पे चला गया सॉलिड वेज और एक पार्ट डैश पे। बट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के इस रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा ध्यान रखना कि सॉलिड वेज, डैश्ड वेज, इस तरह की चीजें हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं मॉलिक्यूल में। हर एक एंगल 109 डिग्री का होगा क्योंकि 109 डिग्री के होने पे रिपल्शन का फैक्टर काफी कम रहता है एज कम्पेयर टू 90 डिग्री। तो कभी भी मॉलिक्यूल 90 डिग्री पे नहीं रहना चाहेगा। To our biofuels and energy problem. We will see if that's true or not. Okay, another example over here. So we have phosphorus in the middle and 5 chlorines. So what is this an example of in terms of Lewis structures? Yeah, so this is trigonal bipyramidal or bipyramidal. I think both are right. I don't know. And so we have our 120 and our 90. And this was an example we had in Lewis structures or something very similar of an expanded octet. So we have 5 bonds around the phosphorus, and that's okay because it's n equals 3 or greater. So we have an example again of an expanded octet. And if we keep going, we'll have another expanded octet. So here we have AX6. So we have 6 bonds around the sulfur. Sulfur's okay with that. And what is the geometry here? Octahedral, angles 90. Yep. All right. So we have several examples here of things with expanded octets and also deficient octets. All right. So this is pretty straightforward. People get a lot of points on exams, except when they come up with all sorts of weird kind of shapes that don't exist. But most of the time, you can learn this, and it's great. With lone pairs, it's a little more complicated, but also much more fun. All right, so let's talk now about what happens when we have lone pairs. So electrons in bonds are hanging out in their bond, and they're not really doing much but being in their bond. So they have less spatial distribution than lone pairs, meaning that electrons in bonds take up less space, and electrons in lone pairs, they can be kind of anywhere. They're not restricted to their bond, so they take up more space and therefore cause more repulsion. So the whole idea of when you're talking about Vesper with lone pairs is that you're thinking about electron pair repulsion, and if you have a lone pair, that's going to give you more repulsion than bonded electrons because lone pair electrons can take up more space. So it's a very simple idea, but it actually works to explain a lot of stuff. And again, the geometry rearranges to minimize that repulsion. So when we're talking about repulsive forces then, we go from the most repulsion, lone pair. That's like 2 messy roommates living together. That's a very repulsive situation. Lone pair, bonding pair. And then bonding pair is the least repulsive. 2 neat roommates, that usually works out quite well. So if we keep this in mind, we can now predict shapes of molecules based on this repulsion. So we can rationalize shapes based on Vesper theory. So now we can think about AX4E has a seesaw shape. Which of these 2 shapes is seesaw? So we have one case, I'll make this one, where we have the lone pair in an axial position, and we have another case where we have the lone pair in an equatorial position. So when you have it
in the axial position here, you have three pairs of bonding electrons pretty close. They're 90 degrees away from each other. So there are three sets of bonding electrons that will be repelled pretty strongly. Now, clicker question, think about what's going to be true here. How many things with an equatorial lone pair will be repelled strongly? Very repulsive, those lone pairs. Okay, so that was the answer we're going for, 2, because there are 2 sets of bonding electrons here that are 90 degrees away. There are 2 that are 120, but 120 is bigger than 90. So there are 2 that are close, whereas with this geometry, there are 3 sets of bonding electrons that are 90 degrees away. So it turns out that the equatorial lone pair is more favorable. It has a little bit more room in the equatorial area to spread out. And so this is the shape that we find. We never see. This shape does not exist. We'll just take that away. It doesn't exist. And this is called seesaw. And let me demonstrate to you why that is the case. Maybe I'll do it this way. So how many of you had seesaws in a playground? शीशा शेप का मतलब तो तुम लोग को मालूम होगा, जो बचपन में हम लोग खेलते थे, एक डंडे पे एक लंबा सा डंडा रहता है, दोनों साइड लोग बैठे हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक बार लेफ्ट वाला आदमी नीचे जाता है तो राइट वाला ऊपर जाता है, राइट वाला पार्ट ऊपर जाता है तो लेफ्ट वाला आदमी नीचे जाता है। तो इस टाइप से हम लोग शीशा शेप की बात करते हैं। इस पूरे पार्ट में ये मेंशन करते जा रहा है कि अगर एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर डालते जाए तो लोन पेयर आने से हम लोगों को लोन पेयर दिखाई नहीं देगा, और अगर लोन पेयर दिखाई नहीं देगा तब उस केस में मॉलिक्यूल एग्जैक्टली किस तरीके का दिखेगा। जैसे हम लोग जब भी कभी मॉलिक्यूल में शेप की बात करते हैं तो शेप जो है वो एटम्स के रिस्पेक्टिव पोजीशंस को शो करता है। शेप में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दिखता, आज तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो इलेक्ट्रॉन को देख सकता है। हमेशा हम लोग एटम्स के रिस्पेक्टिव पोजीशंस को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन रहा, लोन पेयर रहा, तो लोन पेयर का रिपल्शन तो होगा, लेकिन लोन पेयर वाले पार्ट के रिपल्शन होने के बाद भी लोन पेयर वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा हम लोगों को, केवल रिपल्शन होगा वहां पे। तो रिपल्शन होने से शेप तो डिटरमाइन हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को उसमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है। तो अगर वो लोन पेयर नहीं दिख रहा तो जो एटम्स दिख रहे हैं उन एटम्स के दिखते हुए हम लोगों का क्या रिस्पेक्टिव पोजीशंस निकल के आएगा। हम लोग केवल इस चीज को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग का लोन पेयर हुआ तो लोन पेयर तो नहीं दिख रहा, बट अगर उस लोन पेयर को माइनस करते हुए चले, देखने में केवल माइनस करना है, रिपल्शन में माइनस नहीं करना है, तो लोन पेयर को माइनस करके चले तो बाकी एटम्स रिस्पेक्टिवली किस तरीके से दिखाई देंगे, वहां से हम लोग शेप आराम से डिटरमाइन करते हुए काम कर सकते हैं। Quite a number. Seesaws are not considered that safe. You know, the heavy kid sits on it, keeps you up in the air for days or whatever until your mom comes and gets you from the playground, or it gets off suddenly and the seesaw flips and you go flying in the air. But studies show actually that dangerous playground equipment builds neural networks and is good for cognitive development. So I think we could do a survey here and see if there's a correlation between how many of you played with seesaws when you were a kid and whether you ended up as an MIT student or not. That could be interesting. But now none of you will ever forget that this shape is seesaw, right? You'll remember this forever? Okay. All right. So this idea also is responsible for a T-shaped molecule. So we'll add another one. And I think this is a little harder to rationalize why it wouldn't go in a different place, but it does. This is how it goes. Both the lone pairs are in equatorial positions, and we get something that looks like a T. So if you have AX3 or AX3E2, SN5 number, it's a T-shaped molecule.
We can also think about our core octahedral geometry. And if you have two lone pairs, so here's our octahedral with 6 bonding atoms. And if you have two lone pairs and 4 bonding atoms, if you have AX4E2, it has this shape. The lone pairs go on opposite sides. And now they're repelling the bonding electrons here, but they're far away from each other, which is favorable. And this is called square planar. So it's square and it's planar. Square planar. Okay. The two lone pairs are far apart on the opposite sides of the bond. So in addition to predicting these shapes, which work pretty well, we can also think about the geometries. And when you get lone pairs, you find deviations from your standard geometries. So let's look at some examples. So with molecules with lone pairs, such as NH3, the angles tend to be smaller. So we saw methane before. It was 109.5. You yelled that nicely out for me. These are both SN4. This is AX4. This is AX3E, but it's still an SN4 system. So it looks like this. Here we have methane. Here we have NH3. And now we want to think about which would be more repulsive, the bonded electrons or the lone pair electrons in terms of the geometries around. So if we have hydrogen-carbon-hydrogen angle of 109.5 here, then here with nitrogen, we're thinking about hydrogen-nitrogen-hydrogen, and this lone pair is pushing. किसी को डाउट है? सर SN मतलब स्टेरिक नंबर है। अरे इतने देर से SN किए जा रही तो अभी तक पूछी नहीं है स्टेरिक नंबर। SN मतलब स्टेरिक नंबर, ठीक है? On those bonded electrons, and it's taken up a lot of space. This is the messy roommate. The messy roommate. यहाँ पे वो क्लियरली दिखा रहा है जैसे पहले वाले केस में चारों हाइड्रोजन है कार्बन के ऊपर, तो चारों अगर हाइड्रोजन होगा तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ वाले केस में रिपल्शन वाले फैक्टर को अगर कंसिडर करते भी हैं नहीं भी करते हैं तो भी सारे के सारे अगर हाइड्रोजन दे रखे, सारे के सारे सेम एटम्स दे रखे, तो ऑब्वियसली बात है रिपल्शन का फैक्टर सेम होगा। दूसरे वाले केस को अगर कंसिडर करेंगे NH3 में तो एक लोन पेयर का रिपल्शन दोनों मतलब जो बॉन्ड पेयर्स है उसके साथ बराबर निकल के नहीं आएगा। ऑब्वियसली बात है लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा निकल के आएगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर वाला पार्ट। तो एक लोन पेयर क्योंकि ज्यादा रिपल्शन देता है तो उसके हिसाब से आराम से रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा होने से जो एंगल है वो 109 नहीं रह पाएगा, एंगल में वेरिएशन होगा। क्या वेरिएशन होगा, कैसे वेरिएशन होगा, ये हम लोग बॉन्ड एंगल में आगे कंपेयर करने वाला है, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। It has a lot of stuff that's spreading out all over your room. And so instead of having 109.5 amount of space, you now have 106.7 amount of space in your room because it's just the messy roommates just spreading out all over the place, pushing down on those bonds, and the bonds contract. All right. Now, let's go back to trends in the periodic table for a minute. We learned that atomic size increases as we go down the periodic table because what increases? N. Principal quantum number N increases, so atomic size increases as we go down. Think of this as a messy roommate having more stuff. So the lone pairs now occupy a larger volume, still messy, but now messy with a lot more stuff. And this stuff impedes in your space. So the angles tend to be even smaller between the bonded atoms. So we had NH3 before at 106.7, but nitrogen is up here. ये पार्ट अपने काम करनी है तो उसको मैं स्किप कर रहा है, ये बॉन्ड एंगल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। As what happened? They have explorons and up. It's over. Explode. I can't manage that. अब इसके आगे मेरे हिसाब से कोई ज्यादा काम का चीज नहीं है, तो सब चीजों को हम लोग स्किप कर सकते हैं। In mind, और उसके बाद फिर हम एक एक करके सारे शेप्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे कि थ्योरेटिकली हम लोग कैसे इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
एक एक करके हम सारा कुछ एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। ये बात का कभी का लेक्चर है, चलो ठीक है, इसके आगे का बॉन्ड एंगल वाला चीज हम दिखा दे रहे हैं। एक सेकंड। Toothpick. We'll try to bring some of these into recitation for people who want to have gumdrops and toothpicks for making models. Okay. So let's keep going. So now we have our tetrahedral based system, AX, and we have AX3E and an SN number of 4, so based on tetrahedral. And so here now we have trigonal pyramidal. So we have a bunch. This is why it's confusing. It's not bipyramidal. There's only one pyramid here, and it looks like a triangle. So trigonal pyramidal. अगर एक लोन पेयर हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप निकल के आता है। वो शेप देख के भी पता चल गया तुम लोगों को ट्राइगोनल पिरामिडल शेप किस तरीके का एग्जैक्टली होता है। लोन पेयर दिखेगा नहीं, वो लोन पेयर बनाया गया है वहां पे, बट वो हम लोग को दिखेगा नहीं एक्सपेरिमेंटली। One pyramid here, and it looks like a triangle. So trigonal pyramidal. And now what are the angles going to be? And you can just yell this one out. Yeah, less than 109.5. So the tetrahedral. And so when you have an SN number of 4, then it's going to be less than 109.5. And this is called a bent geometry. इस केस में दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो लोन पेयर है। जो टेट्राहेड्रल शेप है, उसी टेट्राहेड्रल शेप में दो बॉन्ड्स के जगह पे अगर हम लोग दो लोन पेयर डाल दें तो दोनों लोन पेयर नहीं दिखेगा। इस चीज को हम लोग बेंड शेप बोलते हैं, क्योंकि लाइन जो है बेंड हो रखा है। और दूसरा इसी चीज को हम लोग वी शेप भी बोलते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल को उल्टा कंसिडर कर लो, उल्टा मतलब इसको फ्लिप करके उल्टा कर दिया, तो इस केस में हम लोग को वी शेप निकल के आएगा। यहाँ उल्टा वी दे रखा है, मतलब यहाँ जो वी दे रखा है वो नीचे के डायरेक्शन में दे रखा है, ऐसा ये वी दे रखा है। अगर इसको उल्टा कर दे तो वी शेप एग्जैक्टली निकल के आ जाएगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो बेंड शेप या वी शेप दोनों वर्ड यूज किया जा सकता है। एक मिनट। So again, you can think about it. बॉन्ड एंगल कंपेयर नहीं करना है तो उसको हम स्किप कर रहे हैं, Then बॉन्ड एंगल वाले we have, पार्ट को। and I'll rebuild my, which you're never going to forget. And I'll rebuild my oops, wrong one. Rebuild my seesaw over here. So now, what are the angles here? शीशा शेप तो ठीक है, इसके आगे वाले शेप को अपने को कंसिडर करना है बेसिकली। जैसे यहाँ पे अगर एक और लोन पेयर रहेगा तब क्या होगा, तो अगर दो लोन पेयर रहा sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, तब उस केस में हम लोग का शेप क्या निकल के आता है। तो जैसे यहाँ पे दो लोन पेयर वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो दो लोन पेयर है इसमें शेप को अगर ढंग से कंसिडर करो, ये ग्रीन एटम वाला पार्ट दिख रहा है एक अपने को, एक मिनट, ये ग्रीन एटम दिख रहा, यहाँ ग्रीन एटम दिख रहा है, नीचे ब्लैक एटम। दोनों ग्रीन एटम को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा, और यहाँ से ज्वाइन करेंगे इसको ब्लैक एटम को तो टी टाइप का एक शेप आ रहा है, टी शेप इस चीज को बोला जाता है, नाम ही होता है टी शेप। फिर अगर एक और लोन पेयर होगा तो लोन पेयर वाला पार्ट एक जगह था, दूसरी जगह था, जो कि 120 डिग्री पे, फिर तीसरा 120 डिग्री यहाँ पे, मतलब इधर लोन पेयर होगा। तो जब हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनाते तो ऐसा होता है, सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम लोग 3 एटम रखते हैं, और उसके अलावा 2 एटम ऊपर नीचे। पहला लोन पेयर इधर आएगा, दूसरा लोन पेयर इधर आएगा, तीसरा लोन पेयर इधर आएगा। अब लोन पेयर में उस ट्रायंगल में लोन पेयर कहीं भी प्लेस करो दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन पेयर हमेशा ट्रायंगल में प्लेस करेंगे हम लोग। तो जैसे ही एक लोन पेयर प्लेस करेंगे तो कहीं भी लोन पेयर प्लेस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर एक लोन पेयर प्लेस करेंगे तो ऐसा कुछ शेप निकल के आएगा हम लोगों के पास, इस तरह का शेप। अगर दो लोन पेयर प्लेस करेंगे तो ये शेप होगा, और यही शेप टी शेप। अगर ढंग से देखो तो टी बस दूसरे ओरिएंटेशन में डाल दिया, इस चीज को टी शेप बोलते हैं। अगर तीसरा लोन पेयर प्लेस करेंगे तो उस केस में लोग स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, मतलब लीनियर शेप आराम से कंसिडर किया जा सकता है। एक मिनट। तो ये सब तुम्हारे विजुअलाइजेशन से रिलेटेड पार्ट है, बट इस तरह का विजुअलाइजेशन एग्जाम में नहीं कर सकते। ये बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, तुमको ये फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। अगर एक लोन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या शेप होगा, अगर दो लोन पेयर है तो क्या शेप होगा, ज्योमेट्री क्या निकल के आएगा, शेप में लोन पेयर को कंसिडर करेंगे तो क्या शेप निकल के आएगा, इसको याद रखना पड़ेगा उस लिस्ट के साथ। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये फैक्ट अपने आप याद होता चला जाएगा। इनफैक्ट ये चीज तुमको याद होना चाहिए। हम रैंडमली किसी से भी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट आराम से, मतलब हाइब्रिडाइजेशन और शेप वाला पार्ट आराम से पूछ सकते हैं, रैंडमली कभी भी पूछ लिया करेंगे। We add in another. एक मिनट,
मेरा फोन का बैटरी बहुत लो है, मेरे फोन का भी बैटरी बहुत लो है, क्लास बस खत्म होने का ही टाइम हो रखा है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अब। Lone pair to our SN5 tree. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लीनियर शेप, अगर 3 लोन पेयर रहेगा तो लीनियर शेप निकल के आएगा। We have our अब उसके बाद स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप वाला पार्ट है। स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप में अगर एक लोन पेयर डालेंगे तो क्या होगा, 2 लोन पेयर डालेंगे तो क्या होगा, इस चीज का डिस्कशन चल रहा है। SN ये चीज है, राइट साइड में जो चीज दिख रहा है वो स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप है, मतलब एक स्क्वायर है और उसके ऊपर नीचे बॉन्ड दिख रहा, तो उसमें एक लोन पेयर कहीं भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। 6, but now we're going to take off one of the bonds, put it the same as the figure. We're going to take off one of the bonds and put on a lone pair, and this is called square pyramidal because you have this square here in your axial. It looks like a square, but when you consider you have an atom on top coming down to these 4 atoms on the side, that again looks like a pyramid. So this is square pyramidal. And what angle do you think you're going to have here? अपने काम का नहीं है तो If skip there, कर as रहे we हैं। saw before, ठीक है, इसके आगे फिर 2 लोन पेयर रहेगा तो स्क्वायर प्लानर शेप आएगा, ऐसा कुछ शेप दिखा रहा है आगे। bonded electron and put in a second lone pair. As we saw before, those lone pairs want to be as far apart from each other as they can, so one goes on top, one goes on the bottom. And this was our square planar geometry because it's a square and it's planar. There's no on the bottom if you're in a triplet. You can't minimize the repulsion at all. We're going to add. तो अगर तुम लोगों को इन सब केसेस में कोई डाउट है किसी को भी तो आराम से पूछ सकते हैं, मतलब इन सब स्ट्रक्चर्स में अगर किसी को डाउट आया है तो आराम से पूछ लो। और बाकी इन लोगों को इस सब स्ट्रक्चर्स को हम लोग टेबल बाय टेबल करके डिस्कशन में यूज करेंगे ही करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखाते जाएंगे, कहाँ पे रिपल्शन के फैक्टर की वजह से लोन पेयर यहाँ क्यों प्लेस किया, रिपल्शन के फैक्टर की वजह से लोन पेयर यहाँ पे क्यों प्लेस किया, इन सब पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। आज के लेक्चर में अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो पहले। कितने लोगों को इंग्लिश समझने में दिक्कत हो ये बता दो पहले। ऋषि, इंग्लिश समझने में दिक्कत हुआ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं हुआ? नहीं सर, इंग्लिश मूवी देखते हैं सर। अच्छा, तब तो दिक्कत नहीं होगा। श्रुति? नहीं सर। तो ठीक है, तो एक बार तुमको आइडिया तो लग चुका है, जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा वेस्पर थ्योरी उनको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में कैसे एग्जिस्ट करता है। समझने का पार्ट जरूरी है लेकिन तुमको याद रखना पड़ेगा, तो समझ तो लिया है बट नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके लिखवाते जाएंगे उन चीजों को। टेबल तो कंप्लीट रखना ही रखना है, हम लिखने का टाइम नहीं देंगे, बस हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। उसमें जो भी पॉइंट लिखने लायक होगा हम बोलते जाएंगे इस पॉइंट को नोट करना है, इससे रिलेटेड ये पॉइंट नोट करना है, इससे रिलेटेड ये पॉइंट नोट करना है, और फिर उसके बाद ये डिस्कशन होगा ये मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर ये मॉलिक्यूल दिया कि I3- का शेप निकालो तो कैसे I3- का शेप निकाल सकते हैं, इन सब चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा अपने को। तो ये सब चीजें हम लोग एक एक करके कंसिडर करते चले जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखने का है अपने को, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। जो लोग वेस्पर थ्योरी नहीं पढ़े एनसीईआरटी से वो वेस्पर थ्योरी पढ़ो सबसे पहला चीज, और जो लोग टेबल नहीं बनाए हैं वो टेबल बना करके रखो। नेक्स्ट क्लास में टेबल बनाने का टाइम नहीं देंगे, हम बस केवल एक्सप्लेन करेंगे सारे के सारे शेप्स वाले पार्ट को, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद वेस्पर थ्योरी मेरे हिसाब से 40 मिनट के अराउंड लगेगा और टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार वेस्पर थ्योरी कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम लोगों का जो कोवेलेंट बॉन्ड का बेसिक कंसेप्ट है वो कवर हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग बाकी अलग अलग टॉपिक्स में आराम से मूव कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, और अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड कर रहा है। कोई भी डाउट है तो बताओ। चलो ठीक है, तो आज के लिए कोई होमवर्क हम नहीं दे रहे हैं, आज के लिए क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर।